हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस स्पेशल क्लास में, हिंदी स्पेशल बाय वाईडी सर। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत हम करते हैं और आज की कक्षा का जो हमारा प्रकरण है वो रहेगा समास। सीधी बात करते हैं समास को लेकर के। समास से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के भी पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों का जवाब आपके पास हो, इसके लिए हम बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे समास का। ठीक है, समास से संबंधित सवाल किस किस तरह से पूछे जाते हैं इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समास शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, यानी समास शब्द के का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आपको। समास एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल 3-4 टाइप के बन सकते हैं। एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त शब्द में कौन सा समास है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा समास है, सब समास की पहचान कीजिएगा, समास विग्रह कीजिएगा। इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन सा है और कौन सा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। समास के भेदों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, संभावनाएं हैं, नकारा नहीं जा सकता। तो चलिए, आज की कक्षा में हमारा जो प्रकरण है वो समास ही है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम समास को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप सभी दोस्त पेन कॉपी लेकर के बैठें और तरीके से नोट्स बनाते चलें। ये जो यहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट रहेगा। किसी भी एक पुस्तक को अपना सहारा बनाएं, वहाँ से एग्जाम्पल उदाहरण देखें और फिर इस जो अपन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको समझ यहाँ से मिल जाए और उदाहरण आप कहीं से भी पढ़ें, चलेगी बात, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। चलो दोस्तों, आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्रकरण का नाम हमारा क्या है मित्रों? समास। समास, ये समास शब्द दो पदों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा आस। ध्यान दें दोस्तों, सम का अर्थ, इस सम का अर्थ होता है भली प्रकार से, और इस आस का अर्थ होता है बैठना या होना। भली प्रकार से दो पदों को एक जगह करते हो तो उसे समास कहा जाता है। एक जगह बिठाते हो, एक जगह होते हैं दो पद, अलग अलग पद हैं, एक जगह होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाता है। सुनिएगा, तो दोस्तों आपको एक चीज का भान होना चाहिए, एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त। और संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? बहुत कम में, छोटी में कहना, कम बातों में अपनी बात कह देना, कम शब्दों में अपनी बात कह देना। समास, समास का मतलब संक्षिप्त में अपनी बात समझा देना। इस बात को आप समझ गए होंगे। समास का विलोम शब्द भी कई दफा पूछा गया है। यह सामान्यतः प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप बताते हैं दोस्तों, समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। समास विलोम शब्द है व्यास। व्यास का मतलब खोल करके किसी चीज को समझाना। समास का मतलब संक्षिप्त में किसी चीज को बताना। ये सुनो, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, व्यास का अर्थ होता है विस्तृत। इस बात को आप समझ जाए। तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास, व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, ये बात तो आप जान ही गए होंगे दोस्तों कि समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त में बताना होता है। देखो, समास की हिंदी भाषा में आवश्यकता क्यों हुई, इसकी भी जानकारी हम लेते हैं। क्योंकि जब भाषा का प्रयोग करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनको आपको खोल करके बताना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं आप समझें, जो दफ्तर होते हैं, जो सरकारी ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहां पर बातें शॉर्ट में समझाई जाती हैं, क्योंकि इतना समय उनके पास होता नहीं है। तो बातें शॉर्ट में समझाई जाती हैं, तो वहां पर एक तो समास का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जितना लॉजिकल है, जितना अपेक्षित है, उतना जरूर किया जाना चाहिए, ताकि कम शब्दों में अगला अधिक समझ जाए। ठीक है, तो एक तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
ये भाषा की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दो चीजें, एक तो किसके लिए आवश्यकता क्यों हुई, समास की आवश्यकता क्यों हुई, तो आवश्यकता एक तो किस लिए कि भाषा की सौंदर्यता या भाषा की सुंदरता में ना, सुंदरता में समास का योगदान होता है, समास का योगदान, सुंदरता बढ़ाने में समास का योगदान होता है। कोई भाषा लच्छेदार होगी, सामासिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए होगी, तो निश्चित तौर पर वो भाषा आपको अच्छी लगेगी, मन को भाने वाली लगेगी। लेकिन ज्यादा मात्रा में भी समासों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाषा क्लिष्ट हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती है। जो आम जन है, जो सामान्य लोग हैं, उनको समझ में नहीं आती है। सामासिक भाषा का उतना प्रयोग जरूर करना चाहिए जितनी आप सामने वाले तक पहुंच सकती है या वो समझ सकता है, उतनी भाषा का उतनी समासों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ताकि भाषा रोचक लगे, सुनने में अच्छी लगे, है ना, कर्ण कटु ना लगे। ठीक है भाई, ठीक है सर। और अगली एक और विशेषता यह है कि समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता है, अधिक कहा जा सकता है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोलना छोटा सा है। एक तो हम बोले, देखो दोस्तों, जैसे मैं इसका उदाहरण देकर के आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा राजपुत्र, राजपुत्र, तो देखो यहां मैंने कहा राजपुत्र, और फिर मैं इसका वाक्य बनाता हूं, इस चीज का इसका वाक्य बनाता हूं कैसे, राजपुत्र सो रहा है। तो यहां पर राजपुत्र सो रहा है, देखो कितनी अच्छी भाषा लग रही है। अब देखना, इसका दूसरा रूप लिखता हूं जो समास नहीं है। मैंने इसको खोलकर लिखा, राजा का पुत्र सो रहा है। वाक्य बढ़ गया है, और देखने में ऐसे भी लग रहा है कि इस बात को, इस आदमी को पता ही नहीं है कि राजा के पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। ये ऐसा भी लग रहा है। देखो, एक तो लेंथ बड़ी, पढ़ने में समय अधिक लगा, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने में समय अधिक लगा, और फिर भाषा भी थोड़ी सी ऐसे लग रही है जैसे इसमें कुछ रस नहीं है। ये देखो, राजपुत्र सो रहा है, इसका मतलब सामने वाला समझता है कि उसको पता है, बोलने वाले को, कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो ध्यान दे, जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण रख लूं दोस्तों, देखिएगा। जैसे हम रखते हैं रसोई घर, रसोई घर, एक साथ आपने एक शब्द लिखा, क्या लिखा दोस्तों, रसोई घर। फिर से समझिएगा, आपने लिखा रसोई घर। अब देखो यहां पर गौर करो, रसोई घर से ले लेना भाई, कोई भी सामान है, आप बोलोगे रसोई घर में है, रसोई घर में रखा हुआ है। और देखना, अब इसका समास विग्रह कीजिएगा, यानी इसको खोल करके कहिएगा, रसोई के लिए घर। क्या है, रसोई के लिए घर, यानी वह सामान रसोई के लिए जो घर है, उस रसोई के लिए जो घर है, उस घर में है वो सामान। तो देखो कितना बढ़ा करके, कितना लंबा चौड़ा हमें कहना पड़ रहा है। संक्षिप्त में कह दिया एक तो आपने कि रसोई घर में है, कहाँ है, रसोई घर में है, और या फिर रसोई घर है, ये हमारा रसोई घर है, ये भी तो बोल देते हो। और एक इस तरह, इसी बात को इस तरह से कह रहे हो आप, रसोई के लिए घर है, ये हमारा रसोई के लिए घर है। तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है। हिंदी भाषा के तरीके से देखा जाए, या फिर आप भाषा के विद्यार्थी हैं, भाषा की जानकारी रखने वाले विद्यार्थी हैं, तो फिर आपको सामासिक शब्दों का जरूर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं जिस शब्द का अर्थ सामने वाले को पता ही नहीं हो, और ऐसे शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए दोस्तों। तो दो तीन बातें हमने पता की है, गौर करें। समास शब्द बना कैसे, सम और आस से। एक सम ये भी होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपका ध्यान चाहूंगा, एक सम यह भी सम होता है, एक सम ये और एक सम ये। इसका अर्थ तो आपने देख लिया, भली प्रकार से होता है हलंत वाले से का, हलंत वाले सम का तो। लेकिन इस सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों,
इस सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। तो ये सम और ये सम अलग अलग है, तो यहाँ पर जो सम बना है वो ये बना है, यानी हलंत युक्त। तो इसका अर्थ होता है भली प्रकार से, और आस का अर्थ होता है होना या बैठना या स्थित होना। और समास का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो क्या बताते हो? सम धन इसका शाब्दिक अर्थ बताते हो तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त यानी कम। और समास यहाँ पर देखिएगा, समास शब्द का विलोम होता है, वो क्या होता है? व्यास। देखो समास और व्यास, समास का अर्थ संक्षिप्त, व्यास का अर्थ होता है विस्तृत यानी खोल करके कहना। भाषा की सुंदरता में समास का योगदान होता है, ये बिल्कुल आप जानते हैं कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए या भाषा में रोचकता लाने के लिए आप सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समास के माध्यम से, किसके माध्यम से? समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता है, ज्यादा भी कह सकते हैं समास के माध्यम से। यस सुनो, यस भाई। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है माय डियर, ठीक है। चले अब देखो कैसे, देखो राजपुत्र सो रहा है, राजा का पुत्र सो रहा है, कितना अलग लग रहा है। रसोई घर और रसोई के लिए घर, ये बात कहोगे कि ये बात कहोगे? वाक्य में इस बात को रखोगे कि इस बात को रखोगे? रसोई घर रखोगे, तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों। अब यदि आपको पूछी जाती है कि समास की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा, समास की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों आपको परिभाषा पर ध्यान रखना है। परिभाषा वैसे कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है, समास कहा जाता है। और देखो अगला सुनिएगा, अगली महत्वपूर्ण बात सुनिएगा दोस्तों। समस्त पद किसे कहते हैं? सामासिक पद को ही समस्त पद कहते हैं, सामासिक पद को ही। यानी दो पदों को एक जगह किया गया, पदों को एक जगह किया गया, तो उस एक वाले चीज को क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर के समझा दूं आपको, गौर कीजिए माय डियर। देखें, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, यहां पर क्या आ गया है? त्रिनेत्र। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, त्रिनेत्र। तो ये देखो एक शब्द है, इसको तो बोलते हैं दोस्तों समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। ये बात आपको समझनी है। और इसका खुला हुआ रूप यानी समास विग्रह वाला रूप, कौन सा रूप? समास विग्रह वाला रूप तीन है, यानी त्रि है जिसके नेत्र अर्थात शिव। कौन? शिव। अब ये है इसका समास विग्रह। क्या है दोस्तों? समास विग्रह। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर दोस्तों, दो पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया तो कहलाती है समास विग्रह, और दो पदों को एक जगह करने की प्रक्रिया कहलाती है समस्त पद या समास। यस और नो? यस। बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी ये बात। समस्त पद सामासिक पद को ही कहते हैं। सामासिक पद कौन सा बनता है? जब समास के दो पदों को या अधिक पदों को एक जगह कर देते हैं, एक स्थान पर रख देते हैं, तो उसको तो बोलते हैं समस्त पद। उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। और जो समास विग्रह का रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? समास विग्रह। क्या बोलते हैं दोस्तों? समास विग्रह। तो ये आपको ख्याल रखना है। क्लियर है? अब सीधा सीधा मैं लिए चलता हूं आपको समास के प्रकारों पर। किस पर दोस्तों? समास के प्रकारों पर। ठीक है, देखिएगा, आओ मैं समझाता हूं आपको, बहुत प्यार से समझिएगा। यहां पर लिखिएगा, समास के पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं, भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? चार भेद होते हैं। किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है।
पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और सामान्यतः आपको पूछा जाएगा, सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्लियर है? सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब मैं इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पदों की प्रधानता के आधार पर 4 ही भेद क्यों होते हैं सर? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि आप ये बात जानते हैं अच्छे से। कौन सी बात सर? ये बात जानते हैं क्योंकि समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। ये लो, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, एक पद और दूसरा पद। समझिएगा, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है? अब इसमें कंडीशन कैसे बन सकती है? प्रधानता के आधार पर रखा हमने, तो प्रधानता के आधार पर या तो प्रथम पद प्रधान, प्रथम प्रधान, एक कंडीशन बनी, ये सुनो, या फिर बेटा दूसरा पद प्रधान। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। या फिर मैं कहूं कौन सा पद प्रधान? ये दूसरा पद प्रधान, प्रधान, यस और नो? एक कंडीशन तो ये बनी। सुनो, मैं इसको यहां से देखो, पहला पद प्रधान होगा तब तो दूसरा पद प्रधान नहीं होगा। ये 2 नंबर की कंडीशन बन रही है, दूसरा पद प्रधान, दूसरा प्रधान, प्रधान। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तीसरी कंडीशन बन सकती है बेटा कि दोनों पद प्रधान हो। पहला भी क्या हो? प्रधान हो, और दूसरा भी क्या हो? प्रधान हो। तीसरी कंडीशन ये बन गई। और चौथी कंडीशन क्या बन रही है कि पहला भी अप्रधान हो, यानी ये भी मुख्य नहीं है और ये भी अप्रधान हो। तो कितनी कंडीशन बन सकती है? 4 ही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा बन ही नहीं सकती कोई कंडीशन। बोलो हाँ कि ना? देखो, 2 पद होते हैं, पहला या तो पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा, या फिर दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, 3 कंडीशन बन गई। या फिर दोनों ही अप्रधान रहेंगे, 4 कंडीशन बन गई। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। इस बात को ढंग से समझ लीजिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, गौर करिएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। मैं नाम भी लिखवा दे रहा हूं आपको, गौर कीजिएगा। किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। तो समास के भेद, प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। लो साहब, पहला, दूसरा, तीसरा और दोस्तों चौथा भेद। तो सबसे पहले आप कौन सा भेद रखेंगे? पहला भेद, इसमें रखेंगे आप अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे में रखेंगे दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या रखेंगे? तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 उपभेद रखेंगे दोस्तों इसके, तत्पुरुष समास के। देखना, मैं बताता हूं कौन कौन से। एक तो कर्मधार्य, कौन सा? कर्मधार्य, कर्मधार्य। और एक द्विगु समास, कौन सा? द्विगु समास। तो 2 भेद हमने रख लिए, 2 उपभेद रख लिए हैं, किसके? तत्पुरुष के। फिर यदि हम आगे बढ़े तो आप पाएंगे दोस्तों, एक समास का नाम रखते हैं हम द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और एक समास का नाम रखते हैं आप बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
बहुव्रीहि इस तरह से लिखा जाता है। अब सुनिएगा, कितने भेद किए हमने? 4। एक अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंदर 2 रखे हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु। फिर द्वंद्व समास और कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी छोटी बात आपको बता देता हूं, लगे हाथ। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्रधान, पद प्रधान, ये बात समझिएगा। इन तीनों में द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, और इसमें दोनों पद प्रधान, और इसमें दोनों पद अप्रधान। ये लो, ये 4 कंडीशन बननी थी, बन गई अपने सामने। मैं फिर से आ जाता हूं, एक बार देखिएगा, घूमिएगा। मैं यहां पर वापस चल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। मैंने कहा पूरी बातें समझाता हूं, समास पर चलते हैं। यहां से शुरू कर रहे हैं। समास 2 पदों से मिलकर बन रहा है, सम और आस। सम का अर्थ होता है भली प्रकार से, आस का अर्थ होता है बैठना या होना। समास, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। समास का विलोम शब्द होता है व्यास, समास व्यास। फिर यदि बात की जाए तो भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या भाषा में सुंदरता लाने के लिए आप समासों का प्रयोग करते हैं। समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता है, कम शब्दों में कहा जा सकता है, अधिक कहा जा सकता है, बहुत ढंग से कहा जा सकता है। राजपुत्र सो रहा है, उदाहरण दिया था हमने, राजपुत्र सो रहा है और राजा का पुत्र सो रहा है, तो ये तो समास विग्रह है और ये समास है। जैसे रसोई घर और रसोई के लिए घर, ये अलग ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखना पसंद करोगे? रसोई घर। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि समास की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? जब समास बना देते हो आप, 2 या 2 से अधिक पदों को एक जगह कर देते हो तो उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, और जिसका हमने क्या लिखा? 3 है नेत्र, आप यूं भी कर सकते हैं, 3 है नेत्र, 3 है नेत्र जिसके कौन? शिव, ध्यान रखें। और फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ा दोस्तों, और आगे पढ़ करके हमने जाना कि वो समास विग्रह और ये समस्त पद है। समास के पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं और सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। अब पदों की प्रधानता के आधार पर 4 ही भेद क्यों होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक हमने ये दिया कि पदों की 2 पद होंगे और या तो पहला पद प्रधान होगा या तो दूसरा पद प्रधान होगा, या दोनों ही पद प्रधान होंगे या फिर कोई सा ही पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन बनती है 4 दोस्तों हमारे सामने। कितनी कंडीशन बनती है? 1 पहला पद, दूसरा पद प्रधान, तीसरी कंडीशन दोनों पद प्रधान, और चौथी कंडीशन दोनों ही पद अप्रधान हो। अब हमने समास के पदों की प्रधानता के आधार पर भेद पढ़े, तो कौन कौन से भेद पढ़े दोस्तों? 4 भेद किए। पहला पद जिसका प्रधान होता है वो केवल एक समास है, अव्ययी भाव। दूसरा पद जिसका प्रधान होता है वो कौन कौन से समास है? तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो ऐसी चर्चा हमने की है। समास से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। अब समासों के एक एक भेद पर हम डिस्कस करने वाले हैं। समास के सामान्यतः भेद देखते हैं तो इस कर्मधारय को और द्विगु को अलग अलग पढ़ा जाता है, तो इसके भेदों को भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिएगा दोस्तों, अगर सामान्य भेदों की बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, यस और नो? यस दोस्तों। दूसरा आपके सामने आ जाता है कर्मधारय, कौन सा? कर्मधारय समास। तीसरा दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर 4 नंबर पे आ जाता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास।
फिर 5 नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और फिर 6 नंबर पे आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये सामान्यतः भेद, इनको दोनों को अलग अलग लिखा है, इसको और इसको, नहीं तो ये दोनों किसके भेद हैं, तत्पुरुष के उपभेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की चीजें यानी एक एक भेद पर हम बात करेंगे, और ये पदों की प्रधानता क्या है और क्यों ये प्रधान है, और प्रधान इनको क्यों माना आपने, इसके पीछे की बात भी हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कक्षा आपको अच्छी लग रही है। सीधी बात, नो बकवास वाली बात हम कर रहे हैं, कोई बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए आपको। जब क्लास आप कर रहे हैं तो बहुत ढंग से पूरे मनोयोग के साथ आपको कक्षा देखनी चाहिए, लिखते रहना चाहिए, नोट्स बनाते रहना चाहिए, और लास्ट में इसमें रिवीजन करके जाना चाहिए। आपको एग्जाम देने जब जाओ तो उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप इनको दोहराओ। तो चलते हैं, आज की कक्षा को यहीं ड्रॉप करते हैं, अगली कक्षा में आपसे फिर बातचीत मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।